अस्सलाम वालेकुम। हम आगाज़ करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से। इसके लिए एक आपको छोटी सी एग्जांपल दी जाएगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आपको एक पेंसिल नज़र आ रही होगी। इस आपसे पूछा जाए इस पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो आप क्या करेंगे? आप एक रूलर लेंगे, उससे इसकी लेंथ की मेजरमेंट करेंगे और वो लेंथ आ जाएगी समवेयर अबाउट लेट्स सपोज 1.4 मीटर। ये रफली वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या है? थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं यहाँ पे। एक सिंबल है एल, देन वी हैव इक्वल टू साइन और कोई वैल्यू है 1.4, और साथ हमारा फिर कोई सिंबल है एम। इसी तरह अगर एक टेम्परेचर की बात मैं करूँ तो टी इज इक्वल टू 98 फ़ारेनहाइट। ये ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। जब आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको कहा जाए कि 100 फ़ारेनहाइट प्लस है, आपको फीवर है, तो वो इसी टेम्परेचर की बात हो रही होती है। 98 से ऊपर, 98 समथिंग जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अगेन यहाँ पे भी तीन चीज़ें हैं, सिंबल, देन इक्वल टू सम मेजरमेंट एंड देन अगेन देयर इज अ सिंबल। तो ये फिजिक्स की ज़बान में बेसिकली पहली जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, देन वी हैव द मेजरमेंट इटसेल्फ जो आपने पैमाइश की है, एंड देन वी हैव अ यूनिट, यूनिट जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है। तो ये हमारे तीन टॉपिक्स बनेंगे। पहला हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी का, दूसरा हमारा टॉपिक है यूनिट का, और तीसरा टॉपिक है मेजरमेंट का। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। And there are some non-physical quantities as well, just like anger. You can't measure the angle, the amount of anger a one person have. So physical quantities दो तरह की हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे क्यों है, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एनोलॉजी से दे सकता हूँ कि कितने बेस अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको पता है कि ए से लेकर जी तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई। और इन बेस अल्फ़ाबेट्स को मिला के आप जितने मर्जी डिराइव्ड अल्फ़ाबेट्स बना सकें। जैसे कि मेरा नाम है एहसन, सो ए एच एस ए एन इज़ अ डिराइव्ड अल्फ़ाबेट based on 5 basic alphabets A H S A N. So base alphabets are 26 and derived as many as you like, just like a Gulfam is a name. तो उसी तरह हमारे पास उर्दू में है अलिफ बे पे से लेकर, मैथ्स में है 10, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उनको मिला के आप जितने मर्जी आगे नंबर्स बना सकते हैं, अप टू द काउंटेबल नंबर्स और अनकाउंटेबल नंबर्स। सो इसी तरह फिजिक्स में भी कुछ बेस क्वांटिटीज हैं जो बेसिक हैं, और उनसे मिलके फिर आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाएंगी। तो बेस क्वांटिटीज फॉर्चुनेटली फिजिक्स में ना 26 है ना 36 हैं, बल्कि सिर्फ 7 है। और उन 7 बेस क्वांटिटीज को मिला के आप जितने मर्जी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना लें। वो बेस क्वांटिटीज 7 कौन कौन सी हैं? तो वो सबसे पहले है लेंथ, देन वी हैव मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे रोशनी की शिद्दत कहते हैं। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिसकी तारीफ इटसेल्फ होती है। इसकी तारीफ आप किसी पैरामीटर पे नहीं कर सकते, और इनको मिला के आप जितनी मर्जी न्यू पैरामीटर्स बना सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास स्पीड आ जाएगा। दो दफ़ा लेंथ ले लें, लेंथ इंटू विड्थ, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तीन दफ़ा लेंथ ले लें, लेंथ विड्थ हाइट, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। एंड लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स। करंट है, वहाँ से आप चार्ज की डेफिनेशन कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो 7 बेस, जस्ट लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26, उस पर जितने मर्जी बना लें, डिपेंड अपॉन के वो डिमेंशनली करेक्ट है, जो भी उसके रूल्स हैं उसमें रहते हुए आपकी बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बन सकती हैं। इन क्वांटिटीज को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो ये एग्जांपल है कि एक बल्ब जो है वो कनेक्टेड है स्विच के साथ, और स्विच को आपने सॉकेट में लगाया है। इसके जो पैरामीटर्स एसोसिएट हैं वो तमाम फिजिकल बेस क्वांटिटीज के पैरामीटर को फॉलो अप करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द वायर, इस तार की लंबाई कितनी है, इस बल्ब का मास कितना है, कितने टाइम में बल्ब हीट अप करता है। हीट अगेन क्या है, एक टेम्परेचर को बेसिकली इंडिकेट करती है। टेम्परेचर इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी। देन वी हैव करंट, इस तार से कितना करंट गुजरा है, आप एमीटर से चेक कर सकते हैं।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत कितनी है जो कि स्विच को ऑन करने के बाद आपको मिल रही है। एंड द लास्ट थिंग के नंबर ऑफ चार्जेस, आपको पता है करंट की तारीफ क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, तो कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस जो हैं फ्लो कर रहे हैं तार में, जिससे आपको सर्टन अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है। Q इज इक्वल टू आई टी एंड Q इज इक्वल टू एन ई करके आप वो नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद भी निकाल सकते हैं। वी विल सी इट अराउंड समवे। अब इसमें कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एरिया, वायर का एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। वोल्टेज 220 वोल्ट लेट्स सपोज मिल रहा है, तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो कि करंट और टाइम के साथ बढ़ेगी बाय जॉउल थॉमसन इफेक्ट, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो इसके साथ एसोसिएट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक 7 है और उसके साथ डिराइव्ड एज मैनी एज यू लाइक हो सकते हैं। तो उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये 4 तरह के बनते हैं। तो एक कुछ कांस्टेंट्स होती हैं, कांस्टेंट जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, रेशियोज हैं, विस्कोसिटी है। तो कुछ कांस्टेंट जो है वो फिक्स रहते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है उसने हमेशा 3 × 10⁸ ही रहना है। लेकिन कुछ कांस्टेंट वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी, शहद की विस्कोसिटी गाढ़ेपन को शो करता है, शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है। फिर है हमारे पास स्केलर्स, ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा स्केलर्स पे होगा और वेक्टर्स पे, तो स्केल उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलर बेसिकली जिसकी मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। एंड देन वी हैव फेजर्स जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अलावा उसमें फेस का भी जिक्र होता है। जब हम एसी और डीसी एसी वोल्टेज की बात करेंगे तो हम फिर इस चीज़ को कैरी करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स। सो यूनिट्स आप पहले भी जानते ही हैं, बहुत सी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि स्पीड है, जो स्पीडोमीटर लगा होता है गाड़ियों, रिक्शा, बाइक पे, वो किलोमीटर पर आवर में रीडिंग दे रहा होता है। कुछ मीटर पर सेकंड में कर रहे होते हैं, कुछ माइल्स पर आवर में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि नीचे क्वेश्चन है कि टॉर्टोइज की मोशन को आप किलोमीटर पर आवर में नहीं शो कर सकते, लाइट को आप किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे। सो इस तरह हर फिजिकल क्वांटिटी की सिचुएशन के लिहाज से यूनिट डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। For different scenario who has different, but to save ourselves from the academic confusion से मुराद है कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है और रिसर्च हो रही होती है। तो अगर आप हर जगह डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वो पेपर पब्लिश होके या किताब इंग्लैंड से लिख के पाकिस्तान में आएगी तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पे हम कुछ और इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो कुछ यूज़ कर रहे होंगे। सो टू सेव दैट कन्फ्यूजन हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट्स यूज़ करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और ये जो ट्रेंड है ये कोई नया ऐसे फिजिक्स में नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप एक तस्वीर देखें, दिस इज़ नोन एज ओनियन, लेकिन जब आप इसे उर्दू में कहेंगे तो इससे प्याज, पंजाबी में कहेंगे इट्स गंडा, एंड उसको सराइके में कहेंगे तो इट्स वसर। तो हर लैंग्वेज के लिहाज से इसका डिफरेंट नाम है, लेकिन शॉप वाले को आप जाके प्याज ही कहेंगे और उसे पता है कि प्याज से क्या मुराद है, क्योंकि प्याज एक कौमी ज़ुबान का वर्ड है। तो कौमी ज़बान नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है, ताकि लैंग्वेज कन्फ्यूजन से बचाया जा सके। मदर टंग हर किसी की डिफरेंट है, तो अगर नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी तो लोग एक दूसरे की बात को आसानी से समझ नहीं सकेंगे। सिंधी अगर पंजाबी से बात कर रहा है और वो सिंधी में करे तो पंजाबी के लिए मुश्किल है, पंजाबी वाला पंजाबी में करे मुश्किल है, लेकिन वो आपस में हमेशा क्या करते हैं, उर्दू का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होती। उर्दू उसकी भी ज़बान है, हमारी भी ज़बान है। इसी तरह फिजिक्स में यूनिट्स की जो नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल यूनिट्स है, वो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और वो कौन से हैं, लेंथ के लिए मीटर है। अब लेंथ के लिए सिर्फ मीटर नहीं है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, बट मीटर जो है वो एसआई यूनिट है। मैथ किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। अब टाइम के लिए हम मिनट्स आवर यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में सेकंड जो है वो एसआई यूनिट है। करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला। बाकी यूनिट्स हैं, उन यूनिट से इन यूनिट्स में लाने के लिए कन्वर्जन होगी। फॉर एग्जांपल किलोमीटर से मीटर में आने के लिए आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, 16 × 60। तो कन्वर्जन्स होंगी, बट एसआई यूनिट्स यही रहेंगे। इसके अलावा यूनिट्स जो हैं सप्लीमेंट्री, जिन्हें यूनिट्स कहा जाता है, वो हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ये एंगल के यूनिट्स हैं।
और एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, यानी अगर 57.3 डिग्री एंगल कवर हो तो वो बेसिकली एक रेडियन बन जाता है। और इसको वाइस वर्सा करें, 57.3 उधर जाके डिवाइड हो जाए तो दैट विल बिकम 0.0175 रेडियन। इसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर होता है रेडियन के लिए। और जो स्टेरेडियन है वो 3 सॉलिड एंगल है और उसका फॉर्मूला होता है एरिया ओवर आर स्क्वायर, और इसको हम ये सिग्मा से शो करते हैं। तो बेसिकली ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कि अगर आप किसी सर्कल पे इस तरह एंगल देखें कि जो उसकी तय करदा लेंथ उसके रदास के बराबर हो जाए, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। और 1 रेडियन किसके बराबर है? 57.3 के। स्टेरेडियन क्या है कि अगर कोई आप ऐसा एरिया बनाएं कि वो उसके आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो फिर हम स्टेरेडियन कहते हैं। एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं और एक स्फीयर जो कि 3 डायमेंशन में होगा उसमें 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं। उसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो सिंपल एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दें। 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आर स्क्वायर इस नीचे वाले आर स्क्वायर से कट के आपको 4 पाई दे देगा। इसी तरह सर्कल के लिए 2 पाई आर होता है लेंथ, सर्कमफ्रेंस आर आर से कट के तो 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट एफएससी रेलिवेंट है, लेकिन क्योंकि हम यूनिट्स को देख रहे हैं जनरली तो यहाँ पे भी हम उसको गो थ्रू कर सकते हैं। So we have an MCQs. Light year is a unit of light year is the distance which light travels in 1 year. So it's a unit of distance, not time. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हॉर्स पावर ऐसा यूनिट नहीं है, कोई और यूनिट है जो कि पुरानी वक्त में यूज होता था। अगर इसको आप आजकल के यूनिट में लाना चाहें जो कि वॉट है, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। Okay, so we are done with physical quantity 1 topic. We are done with unit. The second topic now we have to move towards the third topic which is measurement. कि आपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से measurement की तो वो आपको क्या देगी? So instrument are used for the measurement. We have instrument for length, we have instrument for time, we have instrument for mass, we have instrument for the temperature. तो इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप मेजरमेंट करते हैं और फिर आप उसको लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू समथिंग इनटू इट्स यूनिट, अगर वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है। एंड दैट फॉर द टेम्परेचर, ये कोविड के दिनों के वजह से ये आपको अच्छे से इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सो जब आप मेजरमेंट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी बेस पे हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है कि बाद औक़ात मेजरमेंट या तो बहुत छोटी होती है या बहुत बड़ी होती है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन का मास, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू और एक बहुत छोटी वैल्यू, और इस तरह बार बार किताबों में लिखना या उसको स्पीक करना बहुत मुश्किल है। सो हम इसको आसान करते हैं, वी राइट इट इन अ बेटर वे, और उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सो दिस इज बेसिकली टॉपिक ऑन साइंटिफिक नोटेशन। और वो क्या है कि राइट इन पावर्स ऑफ 10, स्पीड को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8, और जो मैथ है उसको आप ये लिख सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, है वही चीज़ लेकिन थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखा गया। सिर्फ क्या है कि जितनी जीरोज हैं उतनी हमने लिख दी हैं। यहाँ पे अगर 3 के आगे देखें तो 8 जीरोज हैं, तो हमने उसे 10 की पावर 8 लिख दिया। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 31 जीरोज हैं, तो हमने उसे माइनस में लिख दिया क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं कि हम 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8 और 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31 को मज़ीद बेहतर तरीके से लिखें अगर, तो उसको फिर कहते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जैसे कि इंटरनेट पैकेज अगर आप बाय करते हैं तो वो जीबीज़ में होता है, 2 GB इंटरनेट पैकेज इतने पैसों में। तो वो जो जी है वो बेसिकली प्रीफिक्स है, गैगा है, और ये किसी 10 की पावर को शो कर रहा है। ये जो जी है गैगा ये बेसिकली 10 की पावर 9 को शो कर रहा है। अब वो आपको लिखेंगे भाई 2 ज़रब 10 की पावर 9 या 2 अरब बाइट्स इंटरनेट खरीदें इतने रुपए में, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि जीबी है, आसान है।
तो ये आसानी की तरफ बस समझा रहे हैं। पिक्चर और सॉन्ग साइज जो आपके मोबाइल में है वो तकरीबन एमबीज में होता है। एक पिक्चर आप बनाते हैं तो वो अच्छे कैमरे से 4-5 MB की होती है, लो कैमरे से कम MB की होती है। तो वो भी क्या शो कर रहा है कि उसको आसान अंदाज में साइज को लिखना, तो उसके लिए हमें प्रीफिक्सेस हेल्प कर रहे हैं। तो एम से मुराद मेगा है और मेगा से मुराद 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 से मुराद मिलियंस भी आप कह सकते हैं। इसी तरह लेंथ ऑफ पेंसिल जिसे हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था शुरू में, तो दैट्स अ सेंटी, और सेंटी एक छोटी है तो 10 की पावर माइनस के साथ आएगी और -2। अच्छा, इसमें अगर आप देखें कि सब की सिंबल जो है ना वो उसके नाम का पहला है। टेरा का टी, गैगा का जी, मेगा का एम, किलो का के, डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम, नैनो का एन, पिको का पी। क्योंकि मिली के लिए एम पहले यूज हो चुका है तो माइक्रो के लिए हम एम नहीं यूज कर सकते, तो माइक्रो के लिए हम ग्रीक एम यूज करते हैं विच इज म्यू। दिस इज म्यू। So mu is basically used for 10 to the power of -6. Okay, so this is the prefixes thing. ओके, अब हम मेजरमेंट में ही एक चीज़ देख रहे हैं। ये जो दो टॉपिक्स थे, प्रीफिक्सेस वाला और साइंटिफिक नोटेशन वाला, इट वाज अबाउट कि जब आप मेजरमेंट करते हैं तो जो वैल्यूज़ हैं उसको किस तरह अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब जब मेजरमेंट कर लेते हैं बाद औक़ात वो ठीक नहीं आती, उसमें किसी ना किसी तरह का एरर होता है। एक्चुअल वैल्यू से वो थोड़ी सी हट के होती है। जैसे कि ये शख्स अपना वज़न देख रहा है और बड़ा परेशान है क्योंकि मशीन ने उसको उसके ख्याल में वज़न मैथ्स ज़्यादा बताया। हो सकता है वो ठीक ही हो, उसने अपने डाइट का ख्याल नहीं रखा जैसे कि नज़र आ रहा है। लेकिन अगर एरर से मुराद एक्चुअल वैल्यू और जो आपको वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है नज़र आ रही है उसमें डिफरेंस है। अगर आपका वज़न या मैथ्स इज़ अ बेटर वर्ड 80 किलोग्राम है और आपकी मशीन आपको 200 किलोग्राम बता दे तो ज़ाहिर बात है इट विल नॉट बी अ गुड थिंग एट फर्स्ट। तो एरर जो है वो बाद औक़ात बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई भी वैल्यू 100% एक्यूरेट नहीं होती, उसमें कोई ना कोई किसी न किसी तरह की अनसर्टनिटी होती ही होती है। तो उसको हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर कहते हैं और एक हम कहते हैं रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर इज़ अबाउट इंस्ट्रूमेंट जिससे आप तजर्बा कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का अगर कोई मसला है तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और मेजरमेंट फिर जब हो जाती है तो फिर उसमें रैंडम एरर हो सकता है सिस्टमैटिक एरर की वजह से। सिस्टमैटिक एरर ना हो फिर भी रैंडम एरर हो सकता है। सो वो चीज़ें जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के बाद देखी जाती हैं। सो जैसे कि इधर हमने दो नाम डिफाइन किए, तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टम का वर्ड इंस्ट्रूमेंट से निकला है, तो सिस्टमैटिक एरर इज एन एरर ड्यू टू एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने मिसाल देखी, तो इस इंस्ट्रूमेंट में मसला है, या एटलीस्ट ये शख्स ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में मसला है। सो इंस्ट्रूमेंट में मसला, जो मेन इंस्ट्रूमेंट में मसला होता है वो होता है जीरो एरर। जीरो एरर इज बेसिकली द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, कि कितनी वैल्यू असल वैल्यू से ज़्यादा या कम बताई जा रही है। इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि आप इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें जो कि ठीक है, या बाज़ार से नया ख़रीद लें। इसकी सिंपल मिसाल यही है, जब आप बाज़ार से अगर कोई चीज़ ख़रीदें और मिसाल के तौर पर यू आर गोइंग टू बाय 1 kg ऑफ एन एप्पल, और जो शॉपकीपर है उसने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया हुआ है 100 ग्राम के साथ, तो वो ज़रूरी है कि वो 100 ग्राम माइनस में ही होगा कि मिसाल के तौर पे आपको 900 ग्राम मिलेगा इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। वो 100 ग्राम वो क्या कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वो ज़ीरो एरर है। और यही बात कि हर दफ़ा जब वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे सिस्टमैटिक एरर उसी तरह रिपीट होगा। मिसाल के तौर पर अगर 100 ग्राम का फ़र्क रखा हुआ है उसने, तो आप 1 kg लें तो 100 ग्राम, 2 kg लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली 200 ग्राम कि वो इक्वल अमाउंट में हर दफ़ा चेंज आएगा, रैंडम चेंज नहीं होगा। यू विल नो फ्रॉम द स्टार्ट कि यही होगा। Then we have random errors. Random is basically word come from Brownian. Brownian mean random due to unknown reasons. Unknown reasons से इधर क्या मुराद है कि देखें एक्सपेरिमेंट आपने किया पेंडुलम का टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। अब एक एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसके बाद आपने वही एक्सपेरिमेंट 10 मिनट बाद किया। अब उस टाइम और 10 मिनट बाद में क्या फ़र्क है कि दोनों टाइम में ज़मीन की रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस,
the motion of earth around sun, the weather, the temperature of the room, कहीं आसपास अर्थक्वेक तो नहीं है, किसी तरह की वाइब्रेशन तो नहीं पैदा हुई, तो मकसद बहुत से फैक्टर्स है जो 10 मिनट में चेंज हो गए, लेकिन हमें पता नहीं क्योंकि वो बिल्कुल मिनिमम मैक्रो माइक्रोस्केप पे हो रहे होते हैं। तो उन तमाम एरर्स को हम इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते, तो हम उन्हें फिर कह देते हैं अननोन रीजंस, और वो होती हर वक्त है ऑलमोस्ट, तो रैंडम एरर्स। आसान तरीका क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा रिपीट करें और उसकी एवरेज ले लें। 5 से ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। द मोर द टाइम यू रिपीट एक्सपेरिमेंट, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यू विल गेट a measurement as close to as to the true value। इसमें हर दफ़ा आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी क्योंकि हर दफ़ा डिफरेंट इफेक्ट हो रहा होगा। Then there is a personal blunder error due to negligence or inefficiency of the person, के जो शख्स तजर्बा कर रहा है उसको ही नहीं पता। तो ये यूजुअली रैंडम एरर के अंदर ही आ जाता है सब टॉपिक के तौर पर। तो यूजुअली दो तरह के एरर्स हैं, लेकिन अगर तीसरा एरर कहा जाए तो वो ये पर्सनल या ब्लंडर एरर होगा। ओके सो अब किसी तजर्बा में एरर तो है, अनसर्टनिटी तो है, तो वो हम देखने के लिए कि वो कितने परसेंट हमें नुकसान हो रहा है या कितने परसेंट हमारी वैल्यू असल वैल्यू से वेरी कर रही है, हम डिफाइन करते हैं प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन इज़ अबाउट द इंस्ट्रूमेंट और एक्यूरेसी इज़ अबाउट द मेजरमेंट। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो प्रिसीशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू वैल्यूज एंड एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अब ये बात आपने समझनी है, ये डायग्राम हम भी दोबारा देखेंगे, एक एग्जांपल भी देखेंगे कि प्रिसीशन का ताल्लुक है दो वैल्यूज के करीब होने से, इससे नहीं है कि वो असल वैल्यू के करीब है या नहीं। और एक्यूरेसी का ताल्लुक है किसी वैल्यू का असल वैल्यू के करीब होना, इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो वैल्यू करीब करीब है या दूर दूर है। जैसे चार आप साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ये जूम उसका वर्जन है कि पहली तस्वीर अगर आप देखें तो ये जो पहला सर्कल है कि यहाँ पे आपको स्प्रेड नजर आ रहा है काफी सारी डॉट्स का, दिस वन, और लेकिन है वो असल वैल्यू के करीब करीब, यानी असल वैल्यू ये है टारगेट जो है, और ये उसके नजदीक नजदीक ही है। तो हम क्या कहेंगे, क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू मीन इट्स एक्यूरेट, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ये एक दूसरे के करीब तरीन नहीं है सो ये प्रिसाइज नहीं है। अब इस पे आ जाए, इस पे ये जो अब ये देखें सारी वैल्यूज करीब करीब है, सो इट्स प्रिसाइज, लेकिन असल टारगेट से ये बहुत दूर है, सो लिहाजा ये एक्यूरेट नहीं है। अब इधर आ जाए कि ये ना तो असल वैल्यू के करीब करीब है और ना ये आपस में करीब है, तो क्योंकि आपस में करीब नहीं है तो प्रिसाइज नहीं है, और असल टारगेट के करीब नहीं है तो एक्यूरेट नहीं है। एंड दिस इज द लास्ट वन कि ये करीब करीब भी हैं और असल टारगेट के भी करीब करीब है, सो इट्स प्रिसाइज एज वेल एज एन एक्यूरेट। इसको अब हम फिजिक्स की टर्म में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया 5 दफ़ा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी, और मैंने इसकी एवरेज वैल्यू ली तो वो 9.78 आई। अब इसकी एवरेज वैल्यू असल जी की वैल्यू के करीब तरीन है, सो हम इसे कहेंगे एक्यूरेट, लेकिन जो वैल्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं इटसेल्फ वो स्प्रेड आउट है, 9.1 से लेकर 10.3 तक बहुत बड़ा गैप है, सो लिहाजा ये प्रिसाइज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से वो करीब करीब वैल्यूज नहीं दे रहा। अब ये देखें ये एक्सपेरिमेंट किया गया, वैल्यूज करीब करीब हैं 2.45 और 2.7 के दरमियान दरमियान, और इसकी मैं अगर एवरेज लेता हूं तो वो जी की असल वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन वैल्यूज का इटसेल्फ स्प्रेड कम है, सो व्हाट वी विल से इट्स प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब तीसरा केस है, इसकी एवरेज लें 9.81 और वैल्यूज भी करीब करीब है, तो लिहाजा ये एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है। सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल द प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी क्वेश्चन। जो लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट लीस्ट काउंट, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने अगेन वी आर इन द मेजरमेंट सेक्शन, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े ये इन इंस्ट्रूमेंट में से आप कम से कम पैमाइश कितनी कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हमारी करेंसी है। अगर हम आज से कोई 20 साल पहले जाएं तो पैसा भी इन एक्शन थे, 1 रुपया 2 रुपए का सिक्का या नोट भी इन एक्शन था, लेकिन अब नहीं है। अब आपको 1 या 2 रुपए का जो सिक्का है वो नापैद हो चुका है और पैसा तो है ही नहीं अब।
तो हम क्या कहेंगे कि लीस्ट काउंट जो है वो चेंज हो गया। पहले पैसा था, यानी कम से कम जो पॉसिबल मेजरमेंट थी, लेकिन अब वो कर लें कि 5 रुपए हैं, वैसे 1 रुपए भी है, लेकिन just to give you an idea of least count. So least count is basically the smallest measurement which can be done with an instrument. फॉर एग्जाम्पल ये एक रूलर है, आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर के स्टेप में है। तो आप कम से कम जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो इसमें सेंटीमीटर है, फिर 1 से 2 के दरमियान भी 1 सेंटीमीटर है, 2 से 3 के दरमियान भी 1 सेंटीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। नाउ टेक एन अदर रूलर जिसमें 1 सेंटीमीटर को 10 डिफरेंट रीडिंग्स में कन्वर्ट किया गया। अब कम से कम मेजरमेंट जो है आप 0.1 सेंटीमीटर की कर सकते हैं, उसके बाद 0.2, 0.3, अल्टीमेटली टेक टू 1। तो ये कुछ बुक्स में जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये उनकी वैल्यूज दी गई हैं सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, फिजिकल बैलेंस और डिजिटल बैलेंस, और आप देख सकते हैं डिजिटल बैलेंस ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट छोटा है। ये एक ही चीज़ है, सिर्फ यूनिट्स डिफरेंट है, ये ग्राम में है, ये मिलीग्राम में है। इसी तरह ये ग्राम में और ये मिलीग्राम में। ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टॉप वॉच, 0.1 सेकंड जो आम होती है स्टॉप वॉच, लेकिन जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक मेजरमेंट कर सकता है, यानी 0.01 सेकंड तक। सो दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, अब ये लीस्ट काउंट, प्रिसीशन और एक्यूरेसी को, अब जो असल चीज़ है उससे हम लिंक कर रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि जब आप एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं और उसमें कोई ना कोई एरर है और आपके पता है कि मुझे सिर्फ इतने हिस्सों तक वैल्यू चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा हिस्से होते हैं वो आपको ज़रूरी नहीं होते। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैंने मेजरमेंट किया 15, और किसी वजह से, कैलकुलेशन की वजह से, मिसाल के तौर पर फॉर्मूले में मैंने जब उसे 15 को दर्ज किया और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 47 से, फॉर्मूले के अंदर था किसी वजह से, तो मेरे पास आंसर 15 डिवाइडेड बाई जब 47 करूंगा तो एक बड़ा 0 पॉइंट समथिंग लंबा आंसर आएगा। अब क्या मुझे सारी वैल्यूज चाहिए? नहीं, मुझे सारी वैल्यूज नहीं चाहिए। मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो 15 तक वैल्यू दे रहा था। अब मैंने जब उसको 47 से लेट्स को डिवाइड किया तो वो 0 पॉइंट समथिंग जो आंसर दे रहा है, तो उसमें मुझे सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए, या जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली आपको आपकी प्रिसिशन को इंश्योर करता है कि प्रिसाइज कितना है, और उस प्रिसिशन को आप कंट्रोल करें इन अ फॉर्मूला, कि जब आप वैल्यू दर्ज करें एक फॉर्मूले में तो जो इनिशियल प्रिसिशन है वो लॉस ना हो जाए कहीं, क्योंकि जब आप एक नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0 पॉइंट समथिंग। तो बाद औक़ात हम यही पूछ रहे होते हैं कि अच्छा मैंने 0 के पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हैं या पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखने हैं। तो रूल यही है कि जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने आपके आंसर में होने चाहिए। रूल्स आर देयर। सो रूल क्या है कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे काउंट करेंगे कि जो जीरो शुरू में होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जो बाद में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे अंडर सम रूल, जो कि आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस थिंग, सो हम उसको जस्ट रखते हैं जी होंगे। और बाकी जितने भी नॉन जीरो हैं या जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज के, यहाँ पे अगर जीरो आ जाए तो वो सारे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नंबर 1508.06, तो इसमें इसके शुरू में कोई जीरो नहीं है, या तो दरमियान में है और दरमियान वाले सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो इस 15.0.8 में 6 सिग्निफिकेंट है। एक और मिसाल ले लेते हैं। अब इसमें जो शुरू वाले हैं वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो दरमियान वाले वो हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह ये आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो डिटरमाइन होंगे, और ये इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। इस पे प्रैक्टिस करें। जो आप प्रैक्टिस करें उसमें चीज़ों को एक स्टोरी की तरह रखें, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल एक फ्लो में इसे पढ़ाया है। जैसे मैं इसे अगर दोबारा आपको एक रिकॉल करवाऊं स्टार्ट से, दिस थिंग, कि हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा, बेस और डिराइव्ड उनके नाम, फिर हमने यूनिट्स देखे, उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, और फिर डिराइव्ड के यूनिट्स। फिर जब हम मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ तो वैल्यूज़ बाजू का बहुत बड़ी होती हैं, बाजू का छोटी होती हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन
उनको मज़ीद अच्छा करने के लिए प्रीफिक्सेस, मेजरमेंट में अगर कोई एरर है तो कौन कौन सा एरर है, सिस्टमेटिक और रैंडम, उस एरर की बेस पे हम किस तरह चीज़ों को देख सकते हैं कि मेजरमेंट अच्छी है या नहीं, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी हमने डिफाइन की, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजरमेंट किया जा रहा है उसका लीस्ट काउंट क्या है, और जब आप मेजरमेंट करेंगे और उसको लीस्ट काउंट से कंपेयर करेंगे तो हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो आंसर है फाइनल वो कितना लिखना है, यानी डेसिमल के बाद अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो एक लंबा आंसर आता है, और यही क्वेश्चन होता है बच्चों का, अच्छा कितने तक लिखने हैं, 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं। तो बेसिकली वो हमें क्वेश्चन में पता होता है, क्वेश्चन देख के हम बता सकते हैं कि आंसर में कितने नंबर लिखने हैं। और ये रूल हर के लिए बदलेगा कि क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताता है कि आपने लीस्ट काउंट को जहन में रखते हुए, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी को जहन में रखते हुए, मेजरमेंट की फॉर्मूलाज को जहन में रखते हुए आपने आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। गुड लक, अल्लाह हाफिज।